नमस्कार, याशा.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 105 105। आज हमारे साथ हैं सांवलौदा पुरोहितान के गंगाधर जी डाका, जो कि सीनियर प्राध्यापक हैं इतिहास के। गंगाधर जी, साक्षात्कार के लिए समय निकालने के बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं परिचय से, संक्षिप्त में। जी, परिचय इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, नाम गंगाधर डाका। हाँ जी। पिताजी का नाम रामदेवाराम डाका जी और गांव सांवलौदा पुरोहितान। जी। और 17 साल से अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ 17 साल से? जी। तो आपका चेहरा तो बालक सा लगता है अभी भी। 2000 से पढ़ा रहा हूँ। उम्र हो चुकी है 40 वर्ष सर। 40 साल? जी सर। अच्छा, तो माता पिता का नाम? हाँ, पिताजी का नाम रामदेवाराम जी डाका, माताजी का नाम पतासी देवी जी। स्वर्गीय पतासी देवी। अच्छा, और बहन भाई कितने आप? 3 भाई 1 बहन। 3 भाई बहन, नाम बताएं। बड़े भाई साहब हैं भंवरलाल डाका, और बाद में बहन है संतरा, और उसके बाद में मैं हूँ, और छोटा भाई है महेश। अच्छा जी। अच्छा। तो आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, कहाँ तक हुई? शिक्षा MA B.Ed और नेट सेट, हिस्ट्री से नेट। कहाँ से की? MA तो प्राइवेट की है, BA तो दी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ से। तोदी कॉलेज से? जी। तो सीकर नज़दीक था ना आपके? सीकर नज़दीक था, लेकिन मैंने जूनियर सीनियर बगड़िया स्कूल लक्ष्मणगढ़ से की थी, तो अच्छा, लक्ष्मणगढ़ से वही मन गया। जी। हाँ हाँ। तो अभी सरकारी नियुक्ति हुई आपकी? हाँ, अभी इसमें 2015 वाली में फर्स्ट ग्रेड में हुआ है, 2015 की जो वैकेंसी थी उसमें। लेकिन अभी नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं, बाकी देने ही वाले हैं। सरकारी प्रक्रिया बड़ी जटिल है ना राजस्थान की? हाँ, राजस्थान की थोड़ी क्या कुछ से न्यायालय के कारण कुछ पेचीदियाँ आ जाती हैं कई बार। तो आपने अध्यापन कब से शुरू किया? 2000 से प्रिंस स्कूल से पढ़ाना शुरू किया था। अच्छा, कितने साल पढ़ाए वहाँ? वहाँ 7 साल, 2007 तक। उसके बाद में भारतीय कॉलेज में। भारतीय कॉलेज में? जी, 2015 तक वहाँ पढ़ाया, और उसके बाद में वैसे 2007 से ही जुड़ गया था मैं कोचिंगों से। कोचिंगों में पढ़ाना शुरू कर दिया, और अभी फिलहाल कोचिंगों में पढ़ा रहा हूँ। कोचिंग में पढ़ा रहे हैं जी। तो आपके अध्यापन क्या विशेषता है? कितने आपने बैच वैच निकाले, बताना चाहेंगे हिस्ट्री के? देखो, विशेषताएं तो जो पढ़ाता है उसकी हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं रहेंगी। जी जी। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ, हालांकि ये बात कोई ज़्यादा वैसे प्रशंसा वाली बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे इतिहास आती कितनी है वो महत्वपूर्ण नहीं मानता, मैं उसे सरलता से प्रस्तुत कर सकता हूँ। ये है, जैसे कोई भी टॉपिक हो, आपने जैसे जिन जिन राजाओं के नाम सुने हैं कोई भी, तो आप कोई भी राजा के नाम बताओगे, मैं उसके बारे में, इतिहास की सबसे बड़ी समस्या होती है सन, वो सन सरलता से प्रस्तुत कर देता हूँ। याद नहीं रहती बिल्कुल याद रहती है। जैसे आपको किस राजा की सन याद नहीं रहती है, कोई भी जिन जिनका नाम सुना है राजस्थान के, भाई सांगा, प्रताप, कुंभा, ये कोई भी राजा, आप उनकी अगर सन लोगे तो सन याद करने में इतना सरल तरीका रहेगा। देखिए आप, कि जैसे राणा सांगा आप याद करोगे, तो सांगा की एक सन आपको याद हो गई कि 1509 में वो शासक बना था जी। तो अब याद कैसे करोगे? 9 दूणु 18, तो 18 में खातोली युद्ध, 18 में बाड़ी युद्ध, 9 27 में बयाना युद्ध, 27 में ही खानवा युद्ध। और अगले वर्ष मृत्यु, यानी 28 में मृत्यु, और 28 का उल्टा होता है 82, 1482 में उसका जन्म होता है। पूरी सन आ गई, सिवाय गागरोन युद्ध को छोड़कर। तो गागरोन 19, ये भी एक इसका भी फार्मूला रहता है किस प्रकार से कैसे याद करें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, जैसे पुरंदर 65, गागरोन 19, चंपानेर 54, ऐसे इस प्रकार से याद करने में तो वो बहुत ईजी है। या अगर ऐसे याद नहीं हो तो किसी दूसरी चीज से साम्यता जोड़ देते हैं। जैसे मान लो हमें कोई पूछे कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, जी। तो डायरेक्ट अगर मैं बताऊं कि 1597 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो याद करने में मुश्किल रहेगा। लेकिन यही बात मैं ऐसे बताऊं कि राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी है शेर, अरावली पर्वतमाला की दूसरी ऊंची चोटी है शेर चोटी, और राजस्थान का शेर महाराणा प्रताप जी। तो इस शेर की मृत्यु और उस शेर चोटी की ऊंचाई दोनों 1597 में है। याद करने में सुगमता रह जाएगी। कोई भी राजा आप जो भी कहोगे उसमें याद करने में बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा। और बड़ी चतुराई से सन को याद करवा देते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी इतिहास में, इसलिए मेरे किसी स्टूडेंट की अमूमन सन से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, किस ऐतिहासिक पात्र से आप ज्यादा प्रभावित रहे हैं? किरदार से? तो किरदार प्राचीन काल में तो चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य की, हालांकि उसके लिए चाणक्य, विष्णुगुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था जो वो जिम्मेदार थे,
मुख्य रूप से उसमें, और मध्यकाल में शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, अच्छा। जी। और वर्तमान के संदर्भ में तो खैर राजस्थान में कौन पसंद है आपको ज्यादा? राजस्थान में कब ऐतिहासिक पात्रों के रूप में या अभी? जी जी। राजस्थान में तो महाराणा प्रताप, हम्म। निर्विवाद महाराणा प्रताप, और बाकी जाट राजा सूरजमल से भी काफी प्रभावित, और महाराणा प्रताप से। तो कुछ ऐसी ऐतिहासिक खामियां जो राजस्थान के राजाओं द्वारा की गई? क्या राजस्थान, क्या भारत, ऐतिहासिक खामियां तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर, कि शुरू से ही सभी राजा परस्पर लड़ते रहे, उसका फायदा उठाया। शक, हूण, कुषाण, अरब, तुर्क, यानी ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात हुई है। जितनी भी विदेशी जातियां आई, सब ने आक्रमण किया, और अधिकांशतः वो सफल रही जी। राजस्थान पर आक्रमण करने में, राजस्थान या भारत पर आक्रमण करने में और जीतने में। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा शर्मनाक पक्ष रहा है। जी। अच्छा। राजस्थान को राजपूताना भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो क्यों कहा जाता है? राजपूताना विभिन्न राजपूतों के वंशों द्वारा शासन करने के कारण, और बाकी ये नाम थोड़ा सा क्या है, जातिवाद। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई वजह यह है, मुख्य रूप से राजपूत राजवंशों द्वारा शासन करने के कारण। आपको पता है राजस्थान का नाम राजस्थान नहीं था काफी साल पहले? हाँ, राजपूताना भी नहीं था। हाँ, राजपूताना भी नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम थे, पहले पर्टिकुलर कोई एक इंडिविजुअल नाम नहीं था। जैसे कोई गुर्जरातरा है, ढूंढाड़ प्रदेश है, या माड़ प्रदेश है, इस प्रकार से सबके लिए अलग अलग नाम थे। भौगोलिक क्षेत्र आड़ोती प्रदेश, अलग अलग नाम। राजस्थान कोई भाषा, उसे सारे मारवाड़ी कहते हैं। हम मारवाड़ी में आते हैं हम लोग। हाँ, वजह यह है इस वजह से कि जैसे यहाँ से कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर जाता, और अब भी कोई जाता तो उसे बोलते हैं इराक गया है, क्योंकि पहले मोस्टली लोग इराक ही जाते थे। ठीक है। कोई भी ब्रश करता है तो चाहे वो कोई भी किसी भी कंपनी का हो, लेकिन बोलते हैं कोलगेट करता है, क्योंकि पहले मोस्टली यहाँ पर कोलगेट ही। तो इस प्रकार से पहले राजस्थान से बाहर अन्य क्षेत्रों में मारवाड़ी लोग ज्यादा जाते थे। कौन सा एरिया? परिणाम था मारवाड़, जोधपुर वाला हिस्सा। जोधपुर वाला। हाँ, लेकिन उस वजह से मारवाड़, कोई भी राजस्थान का जब बाहर जाता है तो उसे मारवाड़ी बोल देते हैं। नहीं, हमारे बिरला, डालमिया, बजाज हमारे बहुत आगे निकले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल निकले हुए हैं, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में ज्यादा मारवाड़ लोग पहले, हाँ, तो इस वजह से बाहर जाते थे। इस वजह से व्यापारिक क्षेत्र में है या और है। तो आपको खेल पसंद है? खेल में थोड़ी कम रुचि रखता हूँ, खेल में नहीं है। हालांकि मूवी वगैरह देखने में उनमें बहुत ज्यादा है। अच्छा, सिनेमा में कौन सी पिक्चरें अच्छी लगती हैं? सिनेमा में एक तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, क्योंकि अब नई जनरेशन उनको कम देखती है। दोस्ती फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट। दोस्ती, अच्छा अच्छा। बहुत कालजयी मूवी मानता हूँ मैं उसको, बहुत बढ़िया मूवी है। तो नायक कौन सा अच्छा लगता है आपको? नायक में वैसे कोई पर्टिकुलर ज्यादा, लेकिन अन्य की अपेक्षा ऋतिक रोशन ठीक लगता है। नायिका? कभी इस बात पे तो कभी गौर ही नहीं किया ये तो। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी शादी कौन सी जगह हुई है? नजदीक में गांव है, बढ़ाडर। और धर्मपत्नी क्या करती हैं? हाउस वाइफ है, गृहिणी। हाउस वाइफ है। तो घर में अब चलती किसकी है? बड़ा जटिल प्रश्न है। बाकी सहमति से होता है कोई काम। हाँ, मिल बैठ के। अच्छा अच्छा। तो खाने में क्या क्या अच्छा लगता है आपको? खाने का कोई विशेष शौक नहीं पाल रखा है। नहीं बस। तो फल कौन सा अच्छा लगता है आपको? फल में आम। फूल? फूल तो बस फूल है, इसका मतलब अपने नाम से ही ठीक। कोई रंग? रंग पे कभी गौर नहीं किया। कोई सगन वगैरह मानते हैं? वार तिथ ऐसे मानते हैं? नहीं, दिन ऐसा भी कोई वार वगैरह की राशि वगैरह मानते हैं? नहीं, राशि वाला तो अगर आता भी है तो पढ़ने में बिल्कुल ही विश्वास। राशि में क्या है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, भाई जहां तक मैं सोचता हूँ, उसके मन में अगर पॉजिटिव पढ़ लिया, अगर आ गया पॉजिटिव उसमें, तो उसको थोड़ा संबल मिल जाएगा। लेकिन नेगेटिव आ गया तो उसका ज्यादा नुकसान होगा अपने आप मन। तो मैं तो कभी राशि वाले में नहीं पढ़ते नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भारत में भ्रमण किया है कहीं? हाँ बिल्कुल। एक तो मराठा हिस्ट्री में, जब मराठा हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, जितने भी स्थान आते हैं, ये जो भी तल्लेगांव, बड़गांव, पूना, ये सब स्थल मेरे व्यक्तिगत इंडिविजुअल एक एक जाकर देखे हुए हैं। किसी कारण से पूना रहना हुआ था, 2 महीने वहां रहा था, तो एक एक स्थल सब के सब देखे थे। बाकी इधर जम्मू, वैष्णो देवी वगैरह इधर गया हुआ हूँ। तो कौन सा राज्य आपको ज्यादा अच्छा लगा राजस्थान से?
ये तो राजस्थान से देखो अच्छा, सब अच्छे हैं अपनी जगह, लेकिन जहाँ व्यक्ति रहता है हम्म, भाई, मन जैसे मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे होम सिकनेस है, इसका मतलब सीकर सबसे बेस्ट लगता है, तो स्वाभाविक है राजस्थान सबसे अच्छा लगेगा। जी 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 जी। तो अभी आपकी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या मोस्टली ज्यादा समय पढ़ने और पढ़ाने में ही व्यतीत होता है, क्योंकि घर पर केवल संडे भी कोई महीने में मुश्किल से एक संडे घर रहता हूँ, बाकी तो मेरे से ज़्यादा पसीना आपको आ रहा था, ये डेंगू की वजह से है? अच्छा। अभी भी असर है? हाँ हाँ, डेंगू का थोड़ा असर तो ये कब हो गया था? अभी महीने भर पहले ही। तो इलाज कहाँ कराया? सीकर? इलाज सीकर से। तो अब क्या स्थिति है? अब तो ठीक है, बस थोड़ा केवल थोड़ी वीकनेस तो रहेगी, कमजोरी बाकी है ना? हाँ थोड़ी कमजोरी, हाँ हाँ हाँ। बाकी ठीक है। अच्छा अच्छा। तो अध्यापन कब ज्वाइन करेंगे वापस? आपके विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं आपका। बिल्कुल, कॉल भी आते हैं कि नए बैच के लिए, और है बिल्कुल शुरू करेंगे जल्दी ही। और इतिहास में अभी जो पीछे बैच शुरू किया था उसमें बाकी जगह का तो क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं रखता, लेकिन सीकर में सबसे ज़्यादा संख्या अपने पास थी और सिलेक्शन भी सबसे ज़्यादा, एक ही बैच से 57 सिलेक्शन। कोचिंग पढ़ाते थे आप? आर्य कोचिंग में, आर्य कोचिंग। आर्य, और अभी आर्य और सक्षम में। आर्य और सक्षम में, हाँ हाँ। तो ऐसा होता है कि कोचिंग पर जो ध्यान देता है अध्यापक, वो अपना नियमित अध्यापन में जो है वो ध्यान नहीं दे पाता, ऐसा कुछ होता है? नहीं ऐसे तो, लेकिन वो एक इंडिविजुअल विषय तक, आजकल क्या है कंपटीशन में आप केवल एक विषय तक सीमित नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपको तैयारी अन्य विषयों की भी, भाई जो भी व्यक्ति है अगर किसी कोचिंग कंपटीशन में जाता है अन्य विषयों करने तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन जो कोचिंग करवाता है वो केवल एक विषय तक बंद कर रह जाएगा। अच्छा। जैसे मैं मेरा ही बता दूं, इतिहास के अलावा अगर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में मुझे कोई बात पूछी जाए तो बिल्कुल जो अपने के बराबर रहेगी परफॉर्मेंस, ये रहेगा। खेती कितने बीघा आपको है? खेती हाँ, खेती है 15 बीघा जमीन। 15 बीघा है। तो कुआं है? बिल्कुल कुआं है। बिजली कितने साल पहले लगी थी? बिजली तो जब बचपन छोटा सा देख रहा हूँ लाइट बिजली लगी हुई है। अच्छा अच्छा। तो फसल कौन कौन सी लेते हैं? दोनों ये रबी और खरीफ की दोनों फसलें लेते हैं। और कोई जैसे प्रगतिशील किसान होते हैं, काफ़ी तरह पॉली हाउस वगैरह बनाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, वो काम करते हैं? नहीं, वो नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं, हम जो खेती में रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल न के बराबर, जो भी जैसे मान लो सब्जी के लिए प्याज वगैरह करते हैं या और खाने के लिए गेहूं वगैरह, उनमें दवाओं का प्रयोग न के बराबर, जैविक खाद। 2-4 सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ लूँ इतिहास से संबंधित। हाँ बिल्कुल पूछिए। क्या इतिहास जो है, एक मानवों ने कहा था इतिहास जो है किसी से प्रभावित होकर लिखा जाता है, तो आपको क्या लगता है इतिहास जो है लिखते समय निष्पक्ष रह पाता है लिखने वाला? नहीं, बिल्कुल व्यक्ति का दृष्टिकोण हमेशा प्रभावी रहता है। ये बात हमारे इतिहास पर भी हम देख सकते हैं शुरू से ही, क्योंकि जिस व्यक्ति का जैसा दृष्टिकोण होगा वो उसे वैसा ही प्रस्तुत करेगा। चाहे मैं क्यों न लिखूं, निरपेक्ष होकर लिखना मुश्किल है, और हमेशा ये कह सकते हैं कि सत्ता का प्रभाव रहता है। बिल्कुल रहता है प्रभाव इस पर, इतिहास पर। तो भारतीय इतिहास किस यात्रा और किस संदर्भ में देखते हैं आप, ये जो है उतार चढ़ाव को आज के ज़माने में देखते हुए? बिल्कुल, इतिहास में लिखने में तो त्रुटियां बहुत ज्यादा हुई हैं। जैसे सुभाष बाबू को जो महत्व मिलना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस को, वो महत्व इतिहास में कहीं नहीं दिया गया है। बजाय, मैंने एक जगह पढ़ा था कि गांधी जी जब सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था तो गांधी जी ने बहुत विरोध किया था, और एक बार तो गांधी जी अधिवेशन में आए नहीं थे, निकल गए थे, और सुभाष चंद्र बोस जो है बीमार थे, उन्हें बहुत ज़्यादा शायद हैजा हुआ था, पता नहीं क्या, तो बीमार थे, उन्हें खटिया पर ला के आया था, तो उन्हें इस्तीफा दिया था, तब जाए गांधी जी राजी हुए थे। तो इसे क्या कहेंगे? ये तो वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। कई बार क्या है, किसी व्यक्ति की, सुभाष अपनी जगह सही थे, गांधी जी अपनी जगह सही थे, लेकिन उस समय जन समर्थन सुभाष बाबू के साथ था, और शायद मैं भी ये सोचता हूँ कि गांधी जी को सुभाष जन समर्थन का सम्मान करना चाहिए था, न कि अपनी इच्छा थोपनी चाहिए थी। तो शायद मेरे ख्याल से, बाकी तो मैं इस बारे में क्योंकि इतना कह नहीं सकता भाई किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया होगा। इतिहास की तरफ देखिए तो काफी तरह की सभ्यताओं का प्रादुर्भाव हुआ है, काफी तरह की सभ्यताएं मिटी भी हैं। तो आप पढ़ाते हैं तो कौन सी सभ्यता जो आपको ज्यादा ही अच्छी, जिससे प्रभावित रहे हैं आप? पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा वगैरह वगैरह, जो ये जो माया सभ्यता है, नाम सुनते हैं हम लोग, ऐसी सभ्यताओं में किस ज्यादा सबसे आप प्रभावित रहे हैं? देखो, सभ्यताओं में तो
मेसोपोटामिया है। हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की तो वैसे तो कोई लिपि मिली नहीं है। अवशेषों के आधार पर पूरा अनुमान लगा रहे हैं। लिपि है, मिली है, लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है पढ़ी अभी नहीं तक। गई है। तो नहीं पढ़ी गई है तो उसके वैचारिक, उसके सांस्कृतिक आयाम क्या थे पूरी तरह से पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए इसके बारे में तो इतना कहना। बाकी सब सभ्यताओं की अपनी अपनी देन है, अपनी अपनी जगह। जैसे मिस्र की सभ्यता है तो उसकी पिरामिडों की है, मम्मी वाली जो शवों को सुरक्षित रखने की पद्धति है, और ऐसे ही चीनी सभ्यता की अपनी विशेषताएं हैं। तो सबकी कई बार हम कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्या लगता है आपको ऐसा? हाँ शायद ये तो काफी हद तक मैं मानता हूँ इस बात को। इतिहास बिल्कुल दोहराता है। क्या देखा आपने आज आपके जमाने में? आज की देखो, इसको मैं थोड़ा सा एक इंडिविजुअल, हालांकि ये उदाहरण सटीक बैठता है कि नहीं बैठता है ये अलग बात है, लेकिन ये बता दूं कि जब मैं मूवी का, पुरानी मूवियों का शौकीन हूँ, तो मूवी देखता हूँ, उसमें पहनावा बिल्कुल हर 15 या 20 वर्ष बाद अगर देखें तो उसमें बदलता रहता है। यानी वापस पहले वाले पुराने, जैसे अभी वही नाम रखे जा रहे हैं वो भी पुराने नाम, और तो जो भी है इस प्रकार से। और मैं श्रद्धा के बारे में बताऊं, पहले बता रहे हैं कि धार्मिक रूप से व्यक्ति श्रद्धावान ज्यादा था। बीच में एक ऐसा दौर आया जिसमें कि श्रद्धा, अब चाहे स्वार्थवश ही सही, लेकिन व्यक्ति की श्रद्धा है वो मंदिरों में जाना ज्यादा बढ़ रहा है शायद किसी भी। कई कह रहे हैं वो टूरिस्ट की बेस पे जाते हैं मंदिर। वो किसी भी जो भी है, लेकिन है ऐसा नहीं, ऐसे भी नहीं। लोग श्रद्धालु भी कुछ, आस्था भी ज्यादा, जैसे पैदल यात्रा है या और है जो भी। कहते हैं इतिहास किसी को माफ नहीं करता, इस बात से कितना सहमत हैं आप? ये तो कहने जब इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, वो होगा, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास बोलता माफ है। तो देखो, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं इतिहास में दफन भी हो जाती हैं, और जो पकड़ में, जैसे भाई बार बार हम ले रहे हैं कि जयचंद ने जो गलती की तो उसे कहाँ माफ कर रहे हैं, बार बार नाम उसका एक नकारात्मक छवि के रूप में नाम आता है। ऐसे जो भी जिसने नकारात्मक इधर आए थोड़ा इधर से आ जाए। जैसे कि हम लोग हूण है गा लेते हैं सर, हूण हो राजस्थानी में। तो हूण कौन थे पता आपको? आक्रांता थे ना, जाति थी ना, उन्होंने इतना उत्पात मचाया कि हूण शब्द गाली हो गया। कहते हैं ना लोग। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं। मैं तो कई बार क्लास में उदाहरण भी देता हूँ इस बात का कि जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई तेरी तो हूण आएगी, यानी सालीवाड़ो आएगा, इस प्रकार से। तो ये भी अब जब बात आ रही है तो बता दूं, मैं पढ़ाने में स्थानीय भाषा का, लैंग्वेज का बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ, या स्थानीय उदाहरण, जो भी कोई चीज है बतानी है, समझानी है, तो उसमें स्थानीय उदाहरणों का ज्यादा समावेश, जो भी भाषा का, उदाहरणों का। तो इतिहास, एक इतिहास, अच्छा इतिहास जो है किस तरह लिखा जाना चाहिए? देखो, ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि वो जितना हो सके निरपेक्ष हो, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि निरपेक्ष लिखना कम से कम वर्तमान संदर्भ में तो मुश्किल है। और बाकी पहले भी निरपेक्ष कभी रहा नहीं है जब भी पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही समय के दो लेखक हैं और दोनों के लेखन में रात दिन का अंतर है। जैसे मैं आपको एक बताऊं, 1912 की एक घटना है, हार्डिंग्स बम कांड। उसमें बम फेंका गया। अब बम में राजस्थान के क्रांतिकारी कहते हैं, जो राजस्थान इतिहास में तो कहते हैं कि राजस्थान के क्रांतिकारी ने, जोरावर सिंह ने बम फेंका। उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि हमारे क्रांतिकारी ने बम फेंका। मध्य प्रदेश के इतिहास में वही व्यक्ति, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम मिलेगा। इसका मतलब व्यक्ति, तथ्य इस बात पे कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता। कहाँ तो राम जन्मे, कहाँ शासन किया, कहाँ गए लोग, लगे लोग मंदिर बना रखे हैं, कहते हैं यहाँ आए थे, वहाँ आए थे, है ना? तो जो है आप ठीक है जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि ये डेंगू आपको जल्दी छोड़ेगा और अध्यापन में वापस आएंगे, और जो आपकी सरकारी नौकरी है वो पक्की हो गई होगी ना? हाँ बिल्कुल सर। अभी तो जिस तरीके से कोचिंग पढ़ाया, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाया, इसी तरीके से सरकारी विद्यालय में पढ़ाते रहेंगे, अध्यापन कराते रहेंगे, विद्यार्थी आपसे लाभान्वित होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यूँ ही आप ज्ञान बांटते रहेंगे, सन सिखाते रहेंगे, और समय मिला तो आगे भी साथ साथ कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर।